एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सितांशु यशस्वी चंद्रा मेहता के बारे में, जिन्होंने लिखी है पोएम ऑर्फियस। ये गुजराती में लिखी गई है। और ये जो सितांशु यशस्वी चंद्रा हैं, इनका जन्म भुज में हुआ, गुजरात में, ऑन 19 अगस्त 1941। ही वेंट टू सेवरल स्कूल्स इन भुज, वडोदरा एंड मुंबई, डूइंग हिज स्कूल बोर्ड फाइनल्स फ्रॉम काबीबाई School in Mumbai in 1958. He took admission in the St. Xavier College in Mumbai to study science, but his heart was in literature. He wrote and recited his poems in the Gujarati literary circle of the college, received appreciation and encouragement from teachers and senior literators. His middle name, Yashas Chandra, is his father's name, which as per the practice in Gujarat literary tradition he uses with his own मीन्स लेते हैं ना, कई जगहों पे जो है अपने फादर का नाम लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है. आफ्टर स्पेंडिंग 2 years in the science stream, Sitanshu realized that science was not his area of interest, so he changed it to literature. After obtaining his master's degree with a gold medal in Gujarati literature from the University of Bombay in 1965, he went to the USA in 1968 as a Fulbright scholar. He did his doctorate in comparative literature. In 1971, he received the Ford West European Fellowship and was in Paris for a year doing research in the theatre of the absurd. तो देख लिया हमने, इन्होंने डिफरेंट स्कूल से एजुकेशन ली. उनका इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादातर लिटरेचर में ही था. जब इन्होंने मास्टर डिग्री ले ली और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे गुजराती लिटरेचर में, मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री ली थी. वो यूएसए चले गए और वहाँ पे एक स्कॉलर की एक फुल ब्राइट स्कॉलर की तरह वो वहाँ गए और वहाँ उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की कंपैरेटिव लिटरेचर में. और 1971 में उन्होंने फोर्ड वेस्ट यूरोपियन फेलोशिप रिसीव किया और और ये पेरिस में 1 साल तक रहे और इन्होंने वहाँ पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड का रिसर्च किया, उस पर रिसर्च किया इन्होंने. मतलब काफ़ी एजुकेटेड हैं ये, काफ़ी अवार्ड्स इनको मिले हैं. उसके बाद इन्होंने हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1975 एंटाइटल्ड ओडिसियसनम नन हिल्सन, which received the Gujarati Sahitya Parishad and the State Academy Awards for the best collection of poems, poetry, followed by the collection Jatayu in 1986, for which he received the National Sahitya Academy Award. अच्छा, उनकी जो पहली कलेक्शन थी पोएम्स की वो 1975 में, वो कितने साल पहले जो है वो पब्लिश हो गई थी और उसके लिए उनको गुजराती साहित्य परिषद एंड स्टेट एकेडमी अवार्ड भी मिला था. एंड सेकंड जो इनकी कलेक्शन थी वो थी जटायु, तो इसमें भी इनको नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था. और उन्होंने बुक भी लिखी थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पे, और इन्होंने कुछ एसेस भी लिखे थे कंपैरेटिव लिटरेचर पे इन 1977 में. और उन्होंने डॉक्टोरल वर्क था उनका, ये भी उनका गुजराती में ही था. और उन्होंने लेक्चर दिए थे ऑन द थ्योरी ऑफ लिटरेचर, जो कि वो पब्लिश हुए थे 2000 में. मतलब काफ़ी इन्होंने काम किया है लिटरेचर पे, बुक्स लिखी हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर है जैसे कि, और उन्होंने दो तो उनकी पोइट्री की बुक्स होगी ना, एक जटायु होगी, एक ओडिसियस नन हिल्सन करके उन्होंने लिखी हैं. इनके लिए इनको अवार्ड मिला था. फिर इन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर पे कुछ एसेस लिखे, डॉक्टोरल वर्क है इनका, और लेक्चर्स इन्होंने दिए थे थ्योरी ऑफ लिटरेचर पे, है ना. एंड पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म, उनके जो काम हैं पोइट्री में भी हैं, क्रिटिसिज्म में भी हैं, एज वेल एज उनके काम प्लेज में भी हैं. प्लेज भी लिखे हैं उन्होंने. जो उन्होंने प्ले वगैरह लिखे थे तो उनको रंजितरम ये है रंजित राम सुवर्णा चंद्रक
अवार्ड उनको मिला था। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, मतलब गुजराती लिटरेचर में। तो ये उनको मिला था 1988 में। सितांशु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ प्लेस, है ना, एंड ऑल परफॉर्म्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इन गुजरात एंड अब्रॉड एंड एट नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ ड्रामा इन दिल्ली। मतलब इन्होंने प्लेस भी लिखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। गुजरात में तो वो प्ले किए ही गए थे, दिल्ली में, अब्रॉड में, भोपाल में, उदयपुर में, जगह जगह वो प्ले किए गए थे। 8 ऑफ हिज प्लेस वर पब्लिश्ड इन 1998। अच्छा, उनके जो प्लेस जो उन्होंने लिए थे पब्लिश हुए फिर उसके बाद, और जिनके लिए उनको नर्मद सुवर्ण चंद्रक अवार्ड मिला था फॉर ड्रामा 2004 में। बहुत ज़्यादा ये पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे प्लेज इन्होंने लिखे। रिसेंट प्ले ऑफ हिज जिगिने जॉन तो, मतलब ये नाम है उसका, ऑन द गुजरात सेंट। अच्छा, उन्होंने एक रिसेंट प्ले लिखा है जो कि गुजरात सेंट, जिनका नाम गुजरात सेंट पोएट जिनका नाम है नरसिंह महतो, उन पे इन्होंने एक प्ले लिखा जो कि दैट रिसीव्ड ग्रेट अपलॉज व्हेन प्रीमियर्ड एट पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल मुंबई। 2007 में मुंबई में वो पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में वो जो उन्होंने प्ले लिखा था उसको प्ले किया गया था और उसके लिए उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनका ऑर्फियस जो प्ले है जो उन्होंने गुजराती में लिखा है। अब ये हमें ये जानना है कि वो तो गुजराती में लिखा गया है, बट ये लिखा कैसे है उन्होंने, मतलब इनके माइंड में कहाँ से ये ऑर्फियस आ गया। ठीक है, ओके। एनालिसिस ऑफ द पोएम बिफोर, सॉरी मैं प्ले बोल रही हूँ, ये पोएम है। एनालिसिस ऑफ द पोएम बिफोर वी स्टडी द गुजराती पोएम ऑर्फियस, लेट अस फाइंड आउट हु ऑर्फियस वॉज। ऑर्फियस कौन था? ही वॉज अ चार्मिंग यंग मैन फ्रॉम ग्रीक एपिक पोइट्री हु लव्ड टू प्ले अ मैजिक लायर. His music enchanted birds and beasts, flowers and trees, rocks and rivers. It is said that, अब ऐसा बोला जाता है कि वो एक बहुत ही चार्मिंग मैन था। ग्रीक एपिक पोइट्री से मतलब पर्सनैलिटी को, एक करेक्टर को लिया गया है जो कि बहुत ही चार्मिंग और यंग मैन है, जिसका नाम जो है वो ऑर्फियस है, जिसको मैजिक मतलब उसको जो है मैजिक लेयर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वुडन जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको बजाना वो बहुत पसंद करता था। और उसका म्यूज़िक इतना अच्छा था कि बर्ड्स, बीस्ट जो है, फ्लावर, ट्रीज, रॉक, वो भी झूमना शुरू कर देते थे। इट इज़ सेड दैट इवन स्टोन्स gathered around him to listen to his music and danced with joy. मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा संगीत बजाता था, उसको वुडन लेयर को बजाता था कि बोलते हैं ना, पत्थर भी इकट्ठे हो जाते थे और डांस करना शुरू कर देते थे। ऑर्फियस वॉज मैडली इन लव विद अ वुड निम्फ कॉल्ड यूरिडिसी। यूरिडिसी नाम की एक निम्फ थी, वुड निम्फ थी, उससे वो बहुत प्यार करता था। अनदर मैन बाय द नेम एरिस्टेयस, एरिस्टेयस जो है वो भी उससे बहुत प्यार करता था, वॉज ऑल्सो इन लव विद हर। On the day of Eurydice's wedding, Aristeus जो नाम का व्यक्ति था, chased her, उसने उसका पीछा किया। She ran for her life, वो भागने लगी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। On the way she stumbled upon a snake, रास्ते में वो एक स्नेक पे गिर गई। The angry snake stung her and she died instantaneously. तो क्या हुआ कि जो एंग्री स्नेक ने उसको मार दिया और उसको स्टंग, उसको डस लिया और वो उसी टाइम मर गई। ऑर्फियस वॉज डेवेस्टेटेड, ऑर्फियस डेवेस्टेटेड हो गया, मतलब बहुत ही बिखर गया वो। ही फॉलोड हर टू हेड्स, उसने उसको हेड्स तक उसका पीछा किया। द अबोर्ड ऑफ डिपार्टेड स्पिरिट, हेड्स क्या है? द अबोर्ड ऑफ, जहाँ पे कि डिपार्टेड स्पिरिट्स रहती हैं, जो लोग मर जाते थे वो वहाँ जाते थे। द अंडरवर्ल्ड, मतलब द अंडरवर्ल्ड, वो वहाँ तक उसके पीछे पीछे गया। ही वॉन्टेड हिज लव बिलवर्ड बैक, वो चाहता था कि उसकी बिलवर्ड उसको वापस मिल जाए। ही प्लेड सोलफुल म्यूजिक एंड मैनेज टू चार्म द कैप्टर, उसने क्या किया, वहाँ पे भी म्यूजिक बजाया और जो कैप्टर था, जिसने कि उसकी वाइफ को कैप्चर करके रखा था अंडरवर्ल्ड में, उसने उसको खुश कर दिया। ही एग्री टू लेट यूरिडिसी go on condition that Orpheus would not look behind until they safely reach the earth. अब उसने क्या किया, वो मान गया। कौन मान गया? जो कैप्टर था, जिसने कि उसकी वाइफ को कैप्चर करके रखा था, वो मान गया इस बात पे कि वो यूरिडिस को रिहा कर देगा
बट एक कंडीशन है कि जो ऑर्फियस है वो उसको पीछे मुड़ कर नहीं देखेगा जब तक वो अर्थ तक, अपनी धरती तक नहीं पहुंच जाता. ही एग्रीड एंड बिगेन हिज जर्नी टूवर्ड्स द अर्थ. वो मान गया इस बात के लिए. कौन मान गया? ऑर्फियस मान गया. ऑर्फियस बोलता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा, है ना, मैं उसको नहीं देखूँगा. बट ही वॉज टू एंशियस एंड इम्पेशेंट टू फुलफिल द कंडीशन. बट वो मतलब वो उस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाया. वो बहुत ही एंशियस और बहुत ही इम्पेशेंट हो गया. मतलब वो उसको देखना चाहता था. ही लॉस्ट यूरिडिसी वंस अगेन. तो क्या हुआ, उसने उसको पीछे देख लिया और वो अपनी उसने उसको गवा दिया, हाथ से गवा दिया. फिर से अपनी जो वाइफ, होने वाली वाइफ थी, उसको गवा दिया जिससे वो प्यार करता था. ऑर्फियस वॉन्डर्ड टिल ही वॉज टॉर्न टू पीसेस एंड सैंग यूरिडिसी यूरिडिसी टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ. अब ऑर्फियस जो है वो वॉन्डर घूमता रहा इधर उधर और बहुत ही उसकी वो बहुत ही परेशान हुआ. वो बहुत ही मतलब परेशानी से टूट गया और उसने गाना गाया यूरिडिसी यूरिडिसी. जब तक उसकी जान नहीं चली गई तब तक वो गाता रहा. अच्छा, ये एक वर्ज़न है इसका, ऑर्फियस का. ठीक है, दूसरे इस कहानी का एक वर्ज़न है ना. दूसरी ही एक और वर्ज़न है इसका, एक और मतलब तरह से इसको बोला जा सकता है. इस कहानी को बोला गया है. इन अनदर वर्जन ऑफ दिस स्टोरी, यूरिडिसी followed Orpheus on the dark twisted path leading away from Hades. She was overjoyed at her release, but being unaware of the condition, was extremely pained that Orpheus did not look at her even once. अच्छा, एक और वर्जन में ऐसा बोला गया है कि जो यूरिडिसी है वो ऑर्फियस को फॉलो करती है छोटी छोटी पंगडंडियों से. मतलब डार्क, अंधेरी, ट्विस्टेड. ट्विस्टेड तो बताइए ना आपको, पाथ से जब वो आती है तो उसको फॉलो करती है. वो बहुत खुश थी कि उसको रिलीज़ मिल गया है. और बट वो इस चीज़ का, उस कंडीशन का उसको पता नहीं था. तो उसको ये लगा कि ऑर्फियस उसको देख क्यों नहीं रहा है, क्यों ऐसा भी व्यवहार कर रहा है कि उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है. तो उसको बड़ा दुख हुआ. शी रीअप्रोच्ड हिम फॉर हिज कोल्डनेस एंड प्रेफर टू डाई. और उसने बोला कि अप्रोच्ड मतलब उसने उसको क्या उसको कोसा, उसको बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, है ना. इससे अच्छा तो मैं मर गई थी तो ही अच्छा था, है ना. ऑर्फियस कुड नॉट बेयर हर अनजस्ट एक्यूजेशन. और ऑर्फियस को बहुत बुरा लगा कि यार मेरे पर तो ये मतलब इल्ज़ाम लगा रही है, अनजस्ट है ये. ही टर्न टू लुक एट हर. और तो जब वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी तो उसको लगा कि अब क्या करूँ, तो वो उसको देख लेता है, पीछे की तरफ देख लेता है. एंड शी डाइड, और वो मर जाती है. ऑर्फियस वांटेड टू किल हिमसेल्फ. वो भी अपने आप को मारना चाहता था, बट वॉज सेव्ड बाय क्यूपिड. पर उसने क्या किया, उसको क्यूपिड ने बचा लिया. क्यूपिड जो है वो इज़ अ गॉड ऑफ लव हु रिवाइव्ड यूरिडिसी एज वेल. उसने क्यूपिड ने यूरिडिसी को भी दोबारा ज़िंदगी दे दी. दिस वर्जन हैज़ अ हैप्पी एंडिंग. ये जो वर्जन है ना इसके पीछे वाले की तो हैप्पी एंडिंग नहीं है, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग है. द कपल वॉज रीयूनाइटेड ऑन द अर्थ. और अर्थ में वो दोनों फिर से रीयूनाइट हो गए. दे अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स सैंग एंड डांस विद जॉय. दैट इज़ ऑर्फियस, रोमांटिक करेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. तो इस तरह से हमारा ये चीज़ ख़त्म हो जाती है. फर्स्ट एंड सेकेंड वर्जन ऑर्फियस का मैंने आपको बताया. अब थोड़ा सा हम लोग गरुड़ा के बारे में पढ़ेंगे. 2 पैराग्राफ्स हैं इसमें. थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, बिकॉज नहीं तो फिर अगले वीडियो में बताना पड़ेगा और तब तक फिर पिछले वीडियो वाला पूरा भूल जाएगा. सो गरुड़ा इज़ अनदर की टर्म इन दिस पोम. ये जो पोम है ना, जो ये इन्होंने गुजराती पोइट ने लिखी है, उसमें गरुड़ को यूज़ किया गया है. It has been translated as eagle. The poem hinges around eagle. Eagle के इर्द गिर्द घूमती है ना. गरुड़ को ईगल बोला गया. गरुड़ और ईगल एक ही चीज़ है, वैसे हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क होगा. तो ईगल के इधर उधर ही ये पोएम घूम रही है इनकी. गरुड़ा इज़ इन इंडियन माइथोलॉजी इज़ एन इमेजिनरी गॉड. गरुड़ा जो है ना गॉड है. हैविंग हिज अपर हाफ लाइक अ बर्ड एंड अ लोअर हाफ रिजेंबलिंग अ ह्यूमन बींग. Garuda had made an agreement with Lord Vishnu that he would be above Vishnu, and Vishnu had desired to be above him. Okay, अब गरुड़ा जो है वो
एक इमेजिनरी गॉड हैं जिनका अपर बॉडी जो है बर्ड का है और नीचे वाला बॉडी ह्यूमन बीइंग का है। गरुड़ा ने एक एग्रीमेंट किया था लॉर्ड विष्णु से कि वो विष्णु के ऊपर रहेंगे, है ना, और विष्णु ने बोला था कि मैं आपके ऊपर रहूँगा, ठीक है, गरुड़ा के ऊपर रहूँगा। तो क्या है, गरुड़ा देयरफॉर बिकेम विष्णुज व्हीकल एंड विष्णु पुट हिम ऑन हिज फ्लैग। अब ऐसा हुआ कि गरुड़ा जो है वो विष्णु के व्हीकल बन गए और विष्णु ने उनको, गरुड़ा को अपने फ्लैग के तरह धारण किया, मतलब अपनी झंडी लगा दी उनकी एक गरुड़ा की, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दस बोथ वर अबव ईच अदर। गरुड़ा इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ बर्ड्स, है ना। His stepmother Kadru, the mother of snakes, had given so much pain to Garuda's mother Vinata that he had taken a vow to destroy snakes. अब क्या हुआ, जो गरुड़ की स्टेप मदर है ना, उनका नाम था कादरू। तो कादरू ने, जो गरुड़ की रियल मदर थी, विनाता नाम था, कादरू ने विनाता पे बहुत जुल्म किए और उनको बहुत गुस्सा आया गरुड़ को, और गरुड़ ने बोला कि मैं ना शपथ लेता हूँ कि मैं स्नेक्स को मतलब छोड़ूंगा नहीं, है ना। क्योंकि जो कादरू थी ना वो स्नेक्स की मदर थी, मदर ऑफ स्नेक्स थी ना। तो बहुत गुस्सा आया गरुड़ को, बोला मैं ना, इसीलिए गरुड़ और स्नेक जो है वो, गरुड़ जो है ना स्नेक को मारते हैं। तो द पोइट इज यूजिंग द इमेज ऑफ ईगल एंड स्नेक एज इंटरप्रेटेड इन इंडियन मैथोलॉजी, इसलिए उन्होंने ईगल और स्नेक को की इमेजेस को लिया है अपनी पोइट्री में। ओके, सितांशु हैड बीन इंटरेस्टेड इन द ऑर्फिक मैथोलॉजी मिथ फॉर क्वाइट सम टाइम व्हेन ही रोट द गुजराती पोम ऑर्फियस। तो उनको तो ऑर्फिक मिथ में उनको बड़ा इंटरेस्ट आया था जब उन्होंने ऑर्फियस लिखी थी। Prompted him to pen it was a sense of discontinuity or many discontinuities. These images are presented in the poem. ये सब इमेजेस जो हैं वो प्रेजेंट की गई हैं उनकी पोएम में। इन द ग्रीक मिथ ऑर्फियस हैड लॉस्ट हिज बिलवड। अब ऑर्फियस कहानी में जो है, जो ग्रीक मिथ है, उसमें ऑर्फियस जो है उसने अपने बिलवड को खोया, रीगेन्ड हर विद द कंडीशन एंड अगेन लॉस्ट हर। उसको पाया फिर से उसको खो दिया। इन द मॉडर्न गुजराती पोम ऑर्फियस a similar journey and a similar hero are narrated, yet they are dissimilar. हम देखेंगे सिमिलैरिटी तो है, सिमिलर लॉस है, सिमिलर जर्नी है, सिमिलर हीरो है, वो बताया गया, लेकिन डिसिमिलर है वो किससे, ग्रीक मिथ के ऑर्फियस से। ये जो हमारा ऑर्फियस है, गुजराती पोएम का जो ऑर्फियस है, वो ग्रीक मिथ के ऑर्फियस से डिफरेंट है। स्टोरी लाइन सेम है लेकिन उससे वो डिफरेंट है। द पोएम इज अपेरेंटली अ लिरिक सॉन्ग। पोएम जो है ना एक लिरिक सॉन्ग है, विच अपॉन अ क्लोजर लुक टर्न्स आउट टू बी बोथ एंटी लिरिक एंड एंटी सॉन्ग। ठीक है, देखो क्या बात है, लिरिक भी है, लिरिक सॉन्ग भी है, बट एंटी लिरिक एंड एंटी सॉन्ग भी है। ये हम देखेंगे आगे के कैसे है। इट इज़ एंटी लिरिकल। ये एंटी लिरिकल कैसे है, बिकॉज मेनी यूनिट्स ऑफ लिरिकैलिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी हैव बीन रिप्लेस्ड इन द पोएम विद देयर ऑपोजिट्स। अब क्या है, ओरिजिनल स्टोरी जो है, ओरिजिनल मतलब ग्रीक मिथ जो है, उसमें जो यूनिट्स है ना लिरिकैलिटी की, लिरिकैलिटी तो समझते हैं ना आपके, म्यूज़िक जिसमें होता है, रिदम होता है, वो रिप्लेस कर दिया गया है। जो हमारे पोइट ने जो पोएम लिखी है उससे, मतलब उसके ऑपोजिट कर दिया गया है बिल्कुल। अगर कहीं रिदम है तो वहाँ रिदम नहीं दिया है, इसलिए वो क्या है, एंटी लिरिकल है। फॉर एग्जाम्पल, द मेलोडियस मैजिकल म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस इज रिप्लेस्ड विद द श्रिल क्राइज ऑफ पेन ऑफ द ईगल्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। अभी क्या है ना, जो ऑर्फियस पोएम, जो ग्रीक मिथ वाली ऑर्फियस है, उसमें बहुत ही सुंदर म्यूजिक दिया गया है, मेलोडियस मैजिकल म्यूजिक दिया गया है, किसका, ऑर्फियस का। बट इसमें जो है, जो हमारी गुजराती पोएम है, इसमें ईगल की पेन की आवाज़, मतलब श्रिल क्राइज हैं, वो रो रहा है, चीख चीख के रो रहा है, इस तरह से ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में बोला गया है, द ईगल क्राइंग आउट इन शार्प श्रिल नोट्स, द ईगल्स कंफ्यूज्ड आर लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट बिलवड। ठीक है, ओके, छोटा सा पैराग्राफ और रह गया। द रूलर्स ऑफ हेड्स वर चार्म्ड बाय ऑर्फियस म्यूजिक।
Hence the relationship between the two was that of pleasure and pleased. अब जो हेड्स का रूलर है ना, जो कैप्टर है जिसने उसको कैप्चर किया था उस लड़की को, वुडन निम्फ को, वुड निम्फ को, तो ऑर्फियस जब म्यूज़िक बजाता है ना तो वो बहुत ही चार्म्ड हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है. तो ऑर्फियस जो है वो प्लेजर है, और जो प्लीज़र है, सॉरी क्या गलत बोल रही हूँ मैं, प्लीज़र है, और जो हेड्स है, जो रूलर ऑफ हेड्स है, वो प्लीज्ड है, वो खुश हो जाता है. That has been replaced with killer killed relationship of eagle and snakes. इसमें क्या होता है, हमारी वाली जो गुजराती ऑर्फियस है उसमें क्या होता है, किलर और किल्ड है. जैसे कि ईगल जो है वो किलर है और स्नेक जो है किल्ड है. This and many other elements make the Gujarati poem a narrative of disruption that cause a different kind of loss. Disruption होता है disturbance. तो इस तरह से जो हमारी पोएम है उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं. ये इस वजह से ये एक नैरेटिव है, किसकी, डिस्टर्बेंस की नैरेटिव है, जो कि एक काइंड ऑफ लॉस बताती है. थैंक यू सो मच.